हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2, दैट इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। टुडे वी आर गोइंग टू सी द फोर मेन गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, दैट इज ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ समझने के लिए हमें पहले समझना होगा व्हाट इज जीडीपी। GDP क्या होता है? GDP refers to the value of all final goods and services produced in the country in a year। इसका मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उन सब की प्राइसेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा GDP आ जाएगा। बट इसमें एक वर्ड है फाइनल गुड्स। इसका डिटेल में मतलब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे, बट अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि हमें रॉ मटेरियल्स को इंक्लूड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हीट से ब्रेड बन रही है तो हम व्हीट की प्राइस भी ऐड करें और ब्रेड की प्राइस भी ऐड करें तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि ब्रेड की प्राइस के अंदर ऑलरेडी व्हीट की प्राइस इंक्लूडेड है। इसलिए सिर्फ हम ब्रेड की प्राइस यानी कि जो फाइनल गुड है उसे हम इंक्लूड करेंगे उसकी प्राइस को। फिर ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। अब आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री तो जीडीपी हो गया। तो बेसिकली ग्रोथ का मतलब निकल के आया कि ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। जीडीपी अगर हमारे कंट्री का अगर ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। अब एक जेन्युइन सा डाउट आता है दिमाग में कि हम लोग इंक्रीज इन जीडीपी को ग्रोथ क्यों बोल रहे हैं? वाई इज जीडीपी गिवन सो मच इंपॉर्टेंस? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इंक्रीज इन जीडीपी एक्चुअल में रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है कि कंट्री में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो उसके लिए ज्यादा लोग भी लगे होंगे, मतलब ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही है। और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उनकी इनकम भी इंक्रीज हो रही है। इनकम अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली लोग खर्च भी ज़्यादा करेंगे, और खर्च ज़्यादा करेंगे तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर प्रोड्यूसर्स अपना आउटपुट भी इंक्रीज करेंगे उस हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। तो फिर ये पूरी साइकिल चलती जाएगी और कंट्री में ग्रोथ इंक्रीज होती जाएगी। नाउ जीडीपी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। इसका मतलब हुआ कि जो तीन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, ये तीनों का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना कितना है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। तो जनरली जैसा वर्ल्ड में जो ट्रेंड देखा गया है कि पहले जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल सेक्टर से सबसे ज़्यादा होता है किसी भी कंट्री में, और जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है तो फिर एग्रीकल्चर का शेयर कम होके इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंक्रीज होता है, और जो जो कंट्रीज मोस्ट डेवलप्ड होते हैं उनमें फिर फाइनली सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। पर इंडिया में हमने एक पेक्यूलियर ट्रेंड देखा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में मोर देन 50% था, और फिर 1990 में हम लोग देखते हैं कि सर्विस सेक्टर का शेयर था अराउंड 41%, विच वाज मोर देन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी टॉप पे आया ही नहीं बेचारा, हम एग्रीकल्चर से सीधा शिफ्ट हो गए सर्विसेज पे। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? एक तो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट वाज नॉट एडिक्वेट ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो भी रोड्स, ब्रिजेस और कनेक्टिविटी और ये सब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इसमें एडुक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं थी। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा लाइसेंस, कोटा, परमिट टाइप का राज था। कुछ भी चाहिए, कुछ भी नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए, उसको एक्सपैंड या डाइवर्सिफाई करना है, उस चीज़ के लिए परमिशन चाहिए, बहुत सारे रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं थी, इसीलिए हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया अच्छे से। और वहीं दूसरी तरफ जो सर्विस सेक्टर था उसमें उसमें आईटी सेक्टर पे हम लोगों ने काफ़ी फोकस किया था। इस वजह से जो बैंगलोर वाला एरिया है उधर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज काफ़ी आई, और इंग्लिश स्पीकिंग यूथ इंडिया में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो बीपीओ, कॉल सेंटर, ये सब भी काफ़ी डेवलप हुए। तो सर्विस सेक्टर तो ग्रो हो रहा था पर इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं हो पाया अच्छे से अपने पोटेंशियल पे। अब ये बात अच्छी नहीं थी क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ही कर पाता है,
इसीलिए आजकल जो मोदी गवर्नमेंट है, इट इज स्टार्टिंग इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को और बूस्ट करना है अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। सो ग्रोथ हमने देखा, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर कैसे सकते हैं, उसके तीन वेज हैं। पहला, लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, मतलब कैपिटल अगर बढ़ा देंगे, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मशीनरी होंगी तो हम ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग वगैरह। अब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो फिर रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाना और फिनिश गुड्स को मार्केट्स तक ले जाना, ये सब में आसानी होगी। दूसरा, बैंकिंग सर्विसेज अगर इंक्रीज होंगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन्स मिल पाएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। इस सब से भी गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट इंक्रीज होगा। तीसरा है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। मान लो प्रोडक्टिव कैपिटल यानी मशीन्स भी वही हैं, सर्विसेज भी जितनी हैं वही हैं, पर अगर हमने उनकी एफिशिएंसी बढ़ा दी, मतलब वेस्टेज कम कर दी और ज़्यादा सेम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट निकाल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मशीन से पहले 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, अब 12 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। तो उससे भी हम जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो तीन वेज हैं टू अचीव ग्रोथ: larger stock of productive capital, larger size of supporting services, and increase in efficiency of productive capital and services. सो फ्रेंड्स, ग्रोथ के बाद अब हम आते हैं सेकेंड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स पर, जो कि है मॉडर्नाइजेशन। इट इज़ वेरी सिंपल, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और दूसरा, चेंजेस इन सोशल आउटलुक। न्यू टेक्नोलॉजी अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होंगी, ज़्यादा आउटपुट हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि न्यू सीड वेराइटीज, जैसे कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, जो हम ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, वो यूज़ करने से हमारा आउटपुट ऑफ द वीट, राइस वगैरह इंक्रीज हो गया था। ऐसे ही अगर कोई नई मशीन हम लगा रहे हैं जो फास्टर काम कर सकती है और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए उस न्यू टेक्नोलॉजी को। दूसरा, चेंजेस इन सोशल आउटलुक। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट। अगर विमेन के टैलेंट्स को भी हम यूज़ करेंगे वर्क प्लेस पे और उनको फेयर ट्रीटमेंट देंगे, तो दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और ऐसे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, सबको इक्वल राइट्स वगैरह देना, दैट ऑल कम्स अंडर चेंजेस इन सोशल आउटलुक। सो मॉडर्नाइजेशन मीन्स अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन सोशल आउटलुक। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे तीसरे गोल पर, जो कि है सेल्फ रिलायंस। अब सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशंस बाय अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। अब हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे तो हमें यही डर था कि जैसे ब्रिटेन भी पहले ट्रेड करने के लिए आए थे इंडिया में, पर धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में घुस गए थे और उन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया था पूरे कंट्री पर। तो इसी तरह हम किसी भी फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हम लोग खुद की पॉपुलेशन को भी फीड नहीं कर पाते थे। हमें वीट के लिए भी यूएसए पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, वहाँ से इम्पोर्ट करते थे। तो हमारा एक मेन गोल था कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है, कि हम इंडिया में जो एसेंशियल गुड्स हैं एटलीस्ट वो हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कर सके। और हमें ये डर था बहुत ज़्यादा कि फॉरेन कंट्रीज पे हम जितना डिपेंडेंट होंगे तो वो हमारी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिटिक्स में इंटरफियर कर सकते हैं, हमारी सॉवरेंटी को हर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल था, सेल्फ रिलायंस। सो फाइनली हम लोग अपने लास्ट गोल पर आते हैं, दैट इज इक्विटी। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स है, सब में ये शो हो रहा है कि इनकम डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा है, कि टॉप 10% ऑफ द पीपल आर होल्डिंग 55% ऑफ द वेल्थ इन द कंट्री, बट बॉटम 50% हैव ओनली 15%। तो ये जो इनक्वालिटी है, इसको फाइट करने के लिए हमारा जो गोल है, दैट इज इक्विटी। फ्रेंड्स, ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन चाहे कितना भी अचीव हो जाए, बट अगर उसका बेनिफिट सिर्फ टॉप के कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल को ही मिल रहा है एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन पावर्टी, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है।
That is why the goal of equity says that benefits of economic prosperity should reach the poor sections as well instead of being enjoyed only by the rich. And every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, a decent house, education and healthcare. इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स चलाती है, हॉस्पिटल्स चलाती है बहुत ही मिनिमम फीस पे, और ऐसे ही जो राशन शॉप्स होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर, उसमें बहुत ही मिनिमल प्राइस पे फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अभी भी, और सिर्फ रिच सेक्शंस का बेनिफिट नहीं चाहती है गवर्नमेंट। अगर ऐसा ही होता तो हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी बन सकते थे, बट वी अडॉप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। दैट इज वाई इक्विटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल एंड inequality in the distribution of wealth should be reduced. So now we have seen all the major goals of 5-year plans. एक बार quickly summarize कर लेते हैं. First, growth. Growth means increasing the capacity to produce the output of goods and services. It can be done either by increasing the stock of productive capital, or by increasing the size of supporting services, or by increasing the efficiency of the existing productive capital and supporting services. Second, modernization. It has two aspects. First, adoption of new technology, and second, changes in social outlook. Third goal is self-reliance. It means reducing our dependence on the foreign countries by avoiding imports of goods that can be produced in the country itself, especially food items. And the last one was equity. It means reducing the inequality in distribution of wealth and income so that each and every Indian is able to fulfill his or her basic needs. So guys, that was all for today. If you found this lecture useful, please click on the like button and subscribe to my channel. और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन। और कोई भी क्वेरी अगर आपको है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू, गुड बाय।